हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। पिछली सभी क्लासें आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ी होंगी, बहुत ही अच्छे से समझी होंगी। पिछली क्लास में और इस क्लास में काफी डिफरेंस हो गया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि क्लास बीच में नहीं आ पाई। पिछली क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव के बाद चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा गया था। ये सत्याग्रह जो था वो काफी सफल रहा। महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था और ये काफी सफल रहा। इसके बाद साथियों, ये जो दौर था वो था द्वितीय विश्व युद्ध का। आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम क्रिप्स मिशन को लेकर के बात करेंगे। हम जैसा कि अब संविधान बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी के क्रम में हमारा ये क्रिप्स मिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। और उसके बाद हम अपना लाएंगे वेवेल योजना के बाद कैबिनेट मिशन, जो कि संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण अंग, या ये कहें कि संविधान सभा के गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कैबिनेट मिशन। तो 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो एक घटना ऐसी हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो चल रहा था मित्र राष्ट्र एक संघ है, जिसमें कुछ राष्ट्र जो है, कुछ देश शामिल हैं। एक फेडरेशन, मतलब सभी देश अपने अपने आंतरिक मामलों में अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई बाहरी आतंक उनके ऊपर आता है, कोई बाहरी आक्रमण होता है, तो जो मित्र राष्ट्र के सारे देश हैं वो सब एक साथ इकट्ठे होकर के उस विरोधी शक्ति का सामना करते हैं। तो मित्र राष्ट्र एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे एक अन्य देश जो उनके साथ जिनका आक्रमण चला, जैसे फ्रांस हुआ, जापान हुआ। तो साथियों, जापान ने 17 दिसंबर 1940 को अमेरिका के नौसेना, जो उनका नौसेना हवाई अड्डा था जिसका नाम था पार्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया। अटैक किया और इतना भयंकर अटैक किया कि उस अटैक से नौसेना हवाई अड्डा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस समय जापान का साथ दे रही थी आजाद हिंद फौज, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज इस टाइम जापान के साथ लड़ रही थी। इस धमाके का असर ये हुआ कि मित्र राष्ट्रों के जितने भी देश थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनके जो सभापति थे, वो सभी ब्रिटेन से काफी नाराज हो गए। ब्रिटेन से नाराजगी की वजह ये थी कि जो आपकी आजाद हिंद फौज है वो भारतीय थी और भारत पर कब्जा था ब्रिटेन का। तो इन सब का, मित्र राष्ट्रों का, ब्रिटेन पर यह दबाव पड़ा कि अगर आपकी तानाशाही भारत की तरफ ऐसे ही चलती रही, उस टाइम पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्टन चर्चिल पर यूएसए के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने, जो है प्रधानमंत्री ने दबाव बनाया कि अगर आपकी तानाशाही भारत पर ऐसे ही चलती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि आजाद हिंद फौज के साथ में पूरा भारत जुड़ जाए और वे फिर पूरा भारत हमारे साथ जो है बगावत कर दे, और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे मित्र राष्ट्रों को इससे खतरा होगा। तो इसीलिए आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन भारतीयों का साथ अपने साथ लाइए, भारतीयों का सहयोग इस युद्ध में प्राप्त कीजिए। आजाद हिंद फौज इस मकसद से ही जापान के साथ लड़ रही थी, ताकि वो ब्रिटेन को भारत से भगा सके। अब जब ये प्रेशर आया विस्टन चर्चिल पर, तो उन्होंने घोषणा करी क्रिप्स मिशन के, भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजा जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। तो आज की हमारी जो हेडिंग है, क्रिप्स मिशन। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन लेकर के आए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये 23 मार्च 1942 को भारत आए। भारत आने के बाद 24 मार्च को अगले ही दिन उन्होंने मुलाकात की महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से इन्होंने अपने क्रिप्स मिशन के जो ये सुझाव लेकर के आए थे, जो वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भेजे थे, वो इन्होंने महात्मा गांधी जी के सामने रखे। और महात्मा गांधी जी ने इनके सुझाव, इस क्रिप्स मिशन की जो विशेषताएं इन्होंने बताई थी, उसको सुनते ही जो उनके मुंह से पहला ही वर्ड निकला, तो वो ये था कि पहली फुर्सत में निकल लो। मतलब उन्होंने कहा था कि आप ब्रिटेन जाने वाली पहली जहाज पकड़ो और यहां से निकल लो। इस क्रिप्स मिशन में कुछ भी फायदा नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा। अब यहां से तो महात्मा गांधी से बात नहीं बनी, लेकिन भाई चर्चिल ने तो कहा था कि आपको भारतीयों का साथ लेके आना है, तो भारत में रहने वाले सभी लोगों का साथ चाहिए। तो इन्होंने 30 मार्च को इसे पेश किया कांग्रेस कमेटी के सामने, जिससे आधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद इनसे मिले। क्रिप्स मिशन की बातें उन्होंने सुनी। उसी के साथ अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के संस्थापक, उनके सामने क्रिप्स मिशन की बातें रखी गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए आने वाले डॉक्टर अंबेडकर,
उनके साथ क्रिप्स मिशन की बातें रखी गई। सिखों के लिए सरदार उज्जवल सिंह के सामने क्रिप्स मिशन की बातें रखी गई, और वहीं पर हिंदू महासभा से वी.डी. सावरकर और जयकर के साथ भी क्रिप्स मिशन की बातें जो है वो रखी गई। लेकिन क्रिप्स मिशन किसी भी दिशा में सफल नहीं रहा। सभी ने इसको नकारा और सभी ने इसको यहाँ से वापस जाने के लिए कह दिया, और इसका प्रभाव ये हुआ कि 23 मार्च 1942 को भारत में आने वाला क्रिप्स मिशन मात्र 19-20 दिन बाद ही 11 अप्रैल 1942 को भारत से वापस चला गया, बिना किसी उपलब्धि प्राप्त किए, बिना किसी प्रोटेस्ट। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर और याद रखेंगे कि जब क्रिप्स मिशन भारत आ रहा था 23 मार्च 1942 को दिन में, तो उसी दिन सुबह उस टाइम पर एक चलते था भारत में रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। आजाद हिंद रेडियो, तो आजाद हिंद रेडियो से एक घोषणा होती है, और उस घोषणा में कहा जाता है कि अंग्रेज जो है रोटी का टुकड़ा डालकर आपको लुभाने के लिए आ रहे हैं, आप लुभाव में मत आ जाना। तो आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से घोषणा होती है कि अंग्रेज जो है आपको लुभाने आ रहे हैं, आप उनके लुभाव में मत आ जाना, और ऐसा ही हुआ कि कोई भी उसके लुभाव में नहीं आया। जान लेते हैं क्रिप्स मिशन की मोटे मोटे विशेषताएं क्या थी जिन्हें लेकर के वो भारत आए थे। सबसे पहले इसकी मोटी विशेषताएं थी कि भारत संघ बनेगा, भारत संघ बनेगा, भारत फेडरेशन, या तो ये भारत को फेडरेशन के तहत संघ बनेंगे या फिर यूनियन के तहत। तो भारत संघ बनेगा, किस तरह का बनेगा कि एक तो उसमें होंगे क्या, ब्रिटिश प्रांत होंगे, जिन प्रांतों पर उस समय ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, तो भारत संघ में ब्रिटिश प्रांत होंगे और भारत संघ में देसी रियासतें होंगी, क्योंकि उस समय भारत में कितनी देसी रियासतें थी, लगभग 600 के करीब देसी रियासतें थी, और देसी रियासतें होंगी। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, जिन पर ब्रिटिश का कब्जा है, जो ब्रिटिश प्रांत होंगे वो तो भारत संघ में जुड़ेंगे, वो तो भारत संघ में जुड़ेंगे, लेकिन जो देसी रियासतें होंगी ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर होगा कि वो भारत में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। मतलब एक तरह से एक खंडित भारत ये बनाने की बात यहाँ पर हो गई थी कि भारत जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड रहे। जो ब्रिटिश प्रांत रहेंगे उन्हें भारत कहा जाएगा, वो संघ बन जाएगा, लेकिन देसी रियासतें जो होंगी उनको एक छूट दे दी गई है कि वो शामिल हो या ना, उनकी मर्जी है। और इसी चीज का विरोध इन सभी नेताओं ने, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सभी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हम ऐसा भारत बनाए जो अखंड भारत हो, जिसमें कोई जुड़े नहीं बल्कि उसमें आकर के अटैच हो जाए, एक ऐसा फेविकोल हो जिसके अंदर जो भी डल जाए वो बाहर कभी भी निकल ही ना पाए। लेकिन ये क्या लाए थे कि देसी रियासतें अपनी मर्जी के अधीन होंगी, चाहे तो जुड़ जाएं और चाहे तो निकल जाएं। तो इसीलिए इस वजह से भी ये यहाँ पर फेल हो गए। दूसरा इन्होंने कहा कि संविधान सभा होगी, संविधान सभा बनाई जाएगी। जब भारत संघ बन जाएगा तो उसके बाद क्या बनाई जाएगी, संविधान सभा। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, तो जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, इन्होंने जो भारत संघ बनाया है उसमें ब्रिटिश प्रांत इंडिया है, तो जो ब्रिटिश प्रांत होंगे इनके जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, वो चुनाव के द्वारा जाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव होगा, उन सदस्यों का क्या होगा, तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य जो होंगे उनका क्या कहा है उन्होंने कि इनका जो है चुनाव होगा। लेकिन जो देसी रियासतें होंगी, जो देसी रियासतें होंगी और देसी रियासतों से जो सदस्य यहाँ पर जाने होंगे उनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि वो मनोनीत होंगे। वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। मतलब जो देसी रियासतों के राजा होंगे वो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो किसी को भी भेज सकते हैं संविधान सभा में, इस तरह की संविधान सभा बनेगी। तीसरा इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि भारत का जो किंग होगा वो तो ब्रिटेन का ही होगा, भारत पर जो कब्जा होगा, भारत का जो शासन होगा, भारत का जो शासक होगा वो वायसराय होगा, वो ब्रिटेन का ही होगा। लेकिन उसके अंदर जितनी भी सरकारें होंगी, अंदर जितने भी कानून नियम बनाने वाले सारे काम होंगे वो भारतीयों के होंगे। आप भारतवासी जो है अपना आंतरिक मामला खुद देख सकते हैं, लेकिन अगर बाहरी मुद्दों पर बात होगी तो वो वायसराय के अंतर्गत होगी। ठीक है, जैसे बाहरी विदेशों के साथ व्यापार करना है तो वायसराय से पूछनी पड़ेगी। हर चीज के लिए अगर विदेश के साथ कुछ भी करना है तो वो वायसराय के जिम्मे होगा, और आंतरिक मुद्दों पर आप अपनी सरकार चला सकते हैं। तो इसे भी यहाँ पर जो है क्या कर देगा, खारिज कर देगा कि वो डोमिनियन स्टेटस, ये तो हमने सन 1800 में बात की थी, 1873 1895 में बात की थी, तो अब कहाँ डोमिनियन स्टेटस, अब तो फुल फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर बात यहाँ पर नहीं बनेगी।
इसी के साथ तीसरा एक और ये लेकर आए थे इसमें कि वायसराय जो होंगे, जो वायसराय होंगे उनकी जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें सभी भारतीय होंगे। वायसराय का जो एक तरह का मंत्रिमंडल होगा तो उसमें सभी जो है वो भारतीय होंगे। तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था इसे पूरी तरह से विफल कर दिया गया, इसे वापस भेज दिया गया। क्रिप्स मिशन को लेकर कुछ कथन हम यहाँ पर जरूर नोट करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला कथन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे एक पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने इस क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये अगस्त प्रस्ताव का दूसरा रूप है। यही सब बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी और यही सब बातें जो है क्रिप्स मिशन में कही जा रही है। इसी क्रिप्स मिशन को लेकर महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। मतलब एक ऐसा चेक जिसकी तारीख जो है वो निकल चुकी है, ठीक है। और इसी को पंडित नेहरू ने इसी में अपने शब्द जोड़ते हुए कहा था कि एक ऐसा चेक जिसका बैंक भी जो है वो दिवालिया होने वाला है, कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक भी क्या है वो दिवालिया होने वाला है। खैर फाइनली क्रिप्स मिशन वापस चला गया। इसके साथ ही भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई और ये आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 का दिन हम याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया और इसके जो दो मुख्य नारे थे तो वो यही थे। एक तो पहला कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसके दो मुख्य नारे क्या थे? पहला क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरा था जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। तो ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन के तहत या किस तारीख को दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को चले इस आंदोलन के तहत ही भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो। इसके बाद साथियों एक महत्वपूर्ण योजना आपको याद करनी है जिसका नाम है वेवेल योजना, जो कि 1945 में पेश हुई थी। इस वेवेल योजना को आप किस तरह से याद रखेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, तारीखें आपको याद रखनी है, लेकिन जो इंसिडेंट हुए हैं वो किस तरह से हुए वो मैं आपको यहाँ पर याद करा दूंगा। 1945 ब्रिटेन में चुनाव होने थे, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाना था। इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो थे वो थे चर्चिल, विस्टन चर्चिल, ठीक है। अब चुनाव होने हैं तो विस्टन चर्चिल को किसी भी तरह से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना था। इन्हीं के साथ दूसरे जो इनके विपक्ष में खड़े थे वो थे एटली क्लाइमैन। अब विस्टन चर्चिल ने कहा कि भाई कैसी भी करके भारतीयों का साथ लो, भारतीयों को अपने साथ साधो, क्योंकि भारतीयों की काफी संख्या जो है वो ब्रिटेन में भी रह रही थी जो इस चुनाव में वोट करने वाली, और अगर भारतीयों का साथ जिसके साथ आ जाएगा तो वही ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। उस समय की कंडीशन चुनाव की कुछ ऐसी थी। तो उसके लिए चर्चिल ने एक वेवेल योजना भारत भेजी। आप एक तारीख नोट करेंगे, 19 जून 1945 को वेवेल योजना पेश हुई। कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। ये इस योजना का मुख्य विशेषताएं थी, जो कि पहले भी यही कहा गया था, तो इसमें कुछ डिफरेंस था नहीं। दूसरा, हिंदू मुस्लिम दोनों को सरकार चलाने बनाने में 50-50% का मतलब बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, ये भी कोई खास बात नहीं थी। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। ये थी वेवेल योजना की कुछ मुख्य घोषणाएं, ठीक है। तो हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे वेवेल योजना। वेवेल योजना जो 19 जून 1945 को पेश हुआ, जिसकी मुख्य बातें अभी मैंने आपको बताई। इस योजना पर बात करने के लिए, जो इस योजना को लेकर के आए थे उनके साथ बात करने के लिए एक शिमला समझौता किया गया, जिसको आप इतिहास में शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। और ये जो शिमला समझौता आपका हुआ था तो ये आपका कब से कब तक चला था? क्योंकि इसमें जो काफी बातें थी, जो समझौता था वो काफी दिन तक चला था। तो शिमला समझौता आपका चला था 25 जून से 14 जुलाई तक। ये तारीख काफी बार पूछी जाती है। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला था आपका क्या? शिमला समझौता। शिमला समझौता में वेवेल योजना पर बात होनी थी।
और इसमें कांग्रेस की तरफ से आए थे आपके बात करने के लिए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे आपके कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखेंगे। शिमला समझौता में कौन कौन आए थे? एक तो आए थे कांग्रेस की तरफ से, तो आप कहेंगे अबुल कलाम आजाद। ये कहां से थे? ये थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, और दूसरे आपके मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आए थे? तो मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में ये शिमला समझौता, मतलब इन दोनों के और बबेल योजना जो लेकर के आए थे, इनके बीच में शिमला समझौता चला। तो इस समझौते में मुस्लिम लीग ने क्या शर्त रखी कि जो कार्यकारिणी होगी वायसराय की, उसमें जो सदस्य जाएंगे तो उन्हें हम अपने जो जो मुस्लिम सदस्य होंगे उन्हें हम नामित करके भेजेंगे। मतलब उस कार्यकारिणी में हम वो सदस्यों को, जो भी सदस्य उसमें जाने होंगे उन्हें हम भेजेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा, जिसे हम चाहेंगे वो उसमें जाएगा। और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस समझौते में आप एक चीज देखें कि दोनों ही मुस्लिम है, कांग्रेस की तरफ से भी और अली जिन्ना की तरफ से ही। ठीक है, तो दोनों ही मुस्लिमों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जिसे चाहेंगे वही भेज देंगे। ऐसा कैसे होगा? कि इसके लिए चुनाव होगा, चुनाव अप्रत्यक्ष हो सकता है, मतलब एक मुस्लिम कैंडिडेट को भेजने के लिए चुनाव करवाया जाएगा, और जो भी चुनाव में जीतेगा उसे कार्यकारिणी में भेज दिया जाएगा। और इसी वजह से इस पर सहमति नहीं बनी, और शिमला समझौता भी जो है विफल रहा। उधर ब्रिटेन में चल रहे थे चुनाव, जैसा कि मैंने पहले कुछ देर पहले अभी आपको बताया। विंस्टन चर्चिल का वेवेल योजना भेजना बिल्कुल विफल रहा, उसका कोई फायदा हुआ नहीं। हाल तो सीधी सी बात थी कि अब उसे वोट मिलना या उसका प्रधानमंत्री बनने का तो कोई चांस था ही नहीं। उधर इटली क्लाइमेट ने ये घोषणा कर रखी थी कि अगर हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे। अब जब कोई ये घोषणा कर दे कि भाई आपके ऊपर जो इतने समय से गुलामी चली आ रही है, आपकी गुलामी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो आप किसके साथ जाएंगे? तो इटली क्लाइमेट को बहुत ज्यादा समर्थन मिला भारतीयों का, और इटली क्लाइमेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। 1945 में लिबरल पार्टी से एडली क्लाइमेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और 1946 में एडली क्लाइमेट ने अपने वादे के अनुसार एक कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया, और इस कैबिनेट मिशन में क्या आया था, इस कैबिनेट मिशन का क्यों भारतीयों ने स्वागत किया, और इस कैबिनेट मिशन से कैसे हमारा जो है शासन हमें मिलने लगा और संविधान सभा का गठन हुआ, उस सब पर अब हम विस्तार से बात करेंगे। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया। कहां पर आया? भारत आया। ठीक है, और 16 मई 1946 को इसने जो है अपनी योजनाएं भारत के जो वरिष्ठ नेता थे उनके सामने, भारत की जनता के सामने पेश। इस कैबिनेट मिशन को लाने वाले 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य। पहले थे विलियम पैथिक लॉरेंस, उनके नेतृत्व में ये जो है यहाँ पर आया था विलियम पैथिक लॉरेंस। विलियम पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस समय पर भारत के राज्य सचिव थे, मतलब ये ब्रिटेन मंत्रिमंडल के मंत्री थे, और इन्हें भारत राज्य सचिव का पद वहां पर मिला हुआ था, क्योंकि भारत राज्य सचिव जो है वो ब्रिटिश मंत्री ही होता था। ठीक है, जो सर स्टीफन क्रिप्स थे तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कहाँ के? ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये भी ब्रिटेन मंत्रिमंडल के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो आपके एवी अलेक्जेंडर थे, तो ये थे आपके नौसेना मंत्री। किसके? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के नौसेना मंत्री। ये तीनों ही सदस्य जो है वो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इसी वजह से इस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। तो बात आपको याद रखी रहेगी। मुख्य बातों में पहला क्या कहा है कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। ठीक है, आप इसे अपने तरीके से लिखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार मतलब जब तक भारत में एक स्थायी सरकार की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक के लिए भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं। मतलब इन्होंने ये ठान दिया था कि अब भारत को जो है, अब भारत का जो स्वाधीनता है, भारत की स्वतंत्रता है, भारत का शासन है, वो भारतीयों के हाथ में देना है। अब जब किसी जो शासन जो भारत के हाथ में देना होगा, तो उसके लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी, एक प्रधानमंत्री चाहिए, उसके मिनिस्टर्स चाहिए।
तो कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि जब तक एक स्थायी सरकार नहीं बनती, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं बनती, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पर हम कर देते हैं, जिसके द्वारा कुछ मंत्रियों को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक सरकार यहाँ पर अंतरिम सरकार, जिसको कहते हैं कार्यवाही सरकार चालू रूप, एक काम चालू सरकार बना दी जाएगी। तो अंतरिम सरकार का गठन होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि भारत में जो है संघीय शासन होगा। भारत में कैसा शासन होगा? भारत में संघीय शासन होगा, मतलब भारत संघ बनेगा, जिसमें जिसमें क्या है, आपके जो के जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो भारत संघ में शामिल होंगे। जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं वो भारत संघ में शामिल होंगे। जितने भी कमिश्नरी हैं वो भारत संघ में शामिल होंगी, वो भारत संघ में शामिल होंगी। और जितनी भी देशी रियासतें हैं वो भारत संघ में शामिल होंगी। और इन्हें शामिल करने का जिम्मा भारतीयों पर होगा कि भाई आप इन्हें किस तरह से शामिल करते हैं। देशी रियासतें जो है वो भी भारतीय संघ में शामिल होंगी। उस समय पर जो देशी रियासतें थी उनकी जो संख्या थी वो थी 565। कितनी संख्या थी? 565। कुल देशी रियासतें थी 565, जिनमें से 562 जो है, 562 तो वो तैयार थी भारत संघ में शामिल होने के लिए, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। तो 562 का तो जिक्र यहाँ पर हम नहीं करेंगे, लेकिन वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनका जरा यहाँ पर नाम हम देखेंगे। तो इन 3 में पहली थी जूनागढ़, दूसरी थी आपकी हैदराबाद, और तीसरी थी आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों देशी रियासतें जो इस भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन बाद में इन्हें भी शामिल कर लिया गया था। किस तरह से किया गया था, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी जूनागढ़ है गुजरात में थी, जिसके राजा थे मोहम्मद शहावत खान। मोहम्मद शहावत खान जो कि मुस्लिम लीग के साथ थे, लेकिन इस जूनागढ़ में जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी। राजा चाहता है मुस्लिम लीग के समर्थन में जाना और जनता चाहती है भारत में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक विद्रोह हो गया। जनता कह रही है कि हम भारत में रहेंगे, राजा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो एक चुनाव कराया गया और जिसमें 97% लोगों ने ये कहा कि हम भारत में रहेंगे। और इस तरह से जो जूनागढ़ रियासत है वो भी कहां पर आ गई, आपकी देशी रियासतों में, वो भी संघ, भारत संघ में शामिल हो गई। दूसरी जो आपकी हैदराबाद है, कौन सी? हैदराबाद। तो हैदराबाद के राजा थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान हैदराबाद के राजा थे, और ये भी जो है ना ये मुस्लिम लीग में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ना ये चाहते हैं भारत संघ में आना। ये चाहते हैं कि हम खुद में स्वतंत्र रहेंगे। तो अब जो भारतीय नेता थे, जो भारत को अखंड भारत बनाना चाहते, वो इन्हें स्वतंत्र कैसे रहने दे, वो इन्हें भारत का अभिन्न, वो इन्हें भारत का भिन्न अंग कैसे रहने दे, वो तो इन्हें जोड़ेंगे। तो इसके लिए एक जो है ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो जिसका नाम दिया गया था। तो हैदराबाद को किस तरह से जोड़ा गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेशन पोलो जो एक चला गया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को भी इसमें शामिल करना गया। ऑपरेशन पोलो था कि हैदराबाद पर भारत की सेना भेज करके आक्रमण करवा दिया और वहां के राजा को परास्त कर दिया और इसको अपने में शामिल कर लिया। अब जब भारत ने हैदराबाद को इस तरह से अपने अंदर शामिल कर लिया, तो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के भी चिमचिमे उड़े। उन्होंने कहा कि जो एक रियासत बची हुई है जम्मू एंड कश्मीर, तो चलो हम भी इस पे एक कोई ऑपरेशन चला देते हैं, जम्मू कश्मीर पर हमला कर देते हैं और इसे अपने अंदर समाहित कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही किया। जम्मू कश्मीर के राजा थे, इनका नाम बड़ा आता है तो इसलिए याद रखेंगे। उस समय पर जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भी यही कहा कि हम ना पाकिस्तान में जाएंगे, ना हिंदुस्तान में जाएंगे, ना भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उधर पाकिस्तान ने इन पर चढ़ाई कर दी जम्मू कश्मीर पर। अब जब पाकिस्तान ने इन पर चढ़ाई करी तो राजा हरि सिंह को चिंता हुई कि अब तो हम परास्त हो जाएंगे, तो ये दौड़ करके भागे भारत के पास। जो भारतीय नेता थे, जो भारत संघ बना रहे थे, उनके पास दौड़ करके भागे। राजा हरि सिंह ने उनसे कहा कि हम भारत का अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें उनसे बचाइए। तो जब पाकिस्तान की सेना इन पर इधर से हमला कर रही थी, तो उधर से भारत की सेना इनके बचाव में आई। और अब तक पाकिस्तान की सेना जितने जम्मू कश्मीर में घुस चुकी थी,
जम्मू कश्मीर का जितना हिस्सा वो अब तक कवर कर चुकी थी वो सब पाकिस्तान में चला गया। उसे पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र जो है वो कहलाया गया, जैसे पीओके कहते हैं। तो वो सारा जो है पाकिस्तान में चला गया और तब तक भारत की सेना पहुंची और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर जो देसी रियासत थी वो भी भारत संघ में शामिल होगी और जितना अब तक जीत चुका था वो सब पीओके बन गया, पाकिस्तान में चला गया। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तीसरी इसमें जो बात की गई थी, तीसरा इन्होंने क्या किया, जो प्रांत होंगे तो प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया। प्रांतों को, ठीक है, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। प्रांतों के 3 समूह, प्रांत कितने थे? 11 प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। तो प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। किस बेस पर बनाए गए? पहला जो समूह था वो था इस बेस पर के ये हिंदू बाहुल्य है। जिन प्रांतों में हिंदू बाहुल्य संख्या थी उन्हें दिया समूह ए का नाम। दूसरे बनाए गए जिनमें मुस्लिम बाहुल्य संख्याएं थी उन्हें दिया गया समूह बी का नाम, ठीक है। और जिनमें जो है मिश्रित आबादी थी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर बराबर संख्या में थे, तो उन्हें दिया समूह सी का नाम। इस तरह से इन्होंने प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया। चौथा यहाँ पर किया गया कैबिनेट मिशन में शक्तियों का बंटवारा। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे शक्तियों का बंटवारा। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा इन्होंने किया, शक्तियों का बंटवारा। इसमें संघ के पास जो शक्तियाँ रही तो वो संचार व्यवस्था देखना, रक्षा के मामले देखना और एक तीसरी के विदेश मामले जो है वो भी संघ देखेगा। इसके अलावा जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब इन्होंने प्रांतों को दे दी। अब इन शक्तियों का प्रांत जो है वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे अपने प्रांतों को चलाने के लिए। मतलब जो प्रांतों के मुख्यमंत्री होंगे वो अपने तरीके से इन शक्तियों का यूज कर सकते थे, ठीक है। इसी के साथ 5वां पॉइंट इसमें क्या आया था कैबिनेट मिशन में कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, जिससे मुस्लिम लीग जो है काफ़ी नाराज़ हुई। और एक छठा पॉइंट इसमें क्या किया, इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन इन्होंने करने की इसमें बात कही गई थी, जिसमें कुल सदस्य 389 होंगे। और इसमें भी इन्होंने बता दिया कि इसमें 392 सदस्य जो प्रांतों से चुन करके आएंगे, मतलब चुनाव के जरिए चुन करके आएंगे, और 93 सदस्य जो कि इसमें देसी रियासतों से मनोनीत होंगे। देसी रियासतों के जो राजा होंगे वो अपने आप मनोनीत करके इन्हें भेजेंगे 93 सदस्यों को। इस मिशन की 7वीं घोषणा ये थी कि इन्होंने सांप्रदायिक समूह बनाए। मतलब देश में सांप्रदायिक समूह इन्होंने बनाए, जिसमें एक समूह तो होगा हिंदुओं के लिए, एक समूह होगा मुस्लिमों का, इस सामान्य यानी कि एक समूह सामान्य, एक मुस्लिम, और तीसरा इन्होंने रखा सिख समूह। और सिख भी कौन से? तो जो सिख रखे थे वो थे इनके पंजाब सिख। और एक 8वां पॉइंट जो इन्होंने कैबिनेट मिशन में लाए थे कि जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव, जो 389 सीटें संविधान सभा की होंगी उनमें से जो 296 सीटों पर आपका चुनाव होना है, तो उनका चुनाव कब होगा? तो इन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त 1946 में। तो ये भी आप डेट जो याद रखेंगे, कौन सी? जुलाई अगस्त 1946 में जो है ये चुनाव होगा। जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव हुआ भी, 296 सीटों पर ये चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस के लिए मतलब जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी, जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी तो उनका 87% सीटें जो है मुस्लिम लीग यहाँ पर जीती। अब ये जीत आप बाद में सोचना, पहले आप ये सोचें कि प्रचार किस नाम पर हुआ। अब इस संविधान सभा में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य कुछ पार्टियां थी जो जिन्होंने अपना अपना जो है इसमें पर्चा भरा और अपने अपने सदस्यों को खड़ा किया। कांग्रेस ने प्रचार किया कि हम संविधान सभा में ऐसा संविधान बनाएंगे जिसके द्वारा एक अखंड भारत की स्थापना होगी, भारत के टुकड़े नहीं होंगे, एक अखंड भारत की स्थापना होगी। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर प्रचार किया कि हम संविधान सभा में जा कर के मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रखेंगे और एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, हम मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाएंगे। इस बेस पर मुस्लिम लीग ने प्रचार किया और परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिमों को जो आरक्षित सीटें थी उसकी 87% सीटें जो है वो
मोहम्मद अली जिन्ना जीते, मुस्लिम लीग जीती। यानी कि उस समय पर 87% सीटें ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। ठीक है, तो कौन कितनी सीट जीता था उस पर अगर बात करें तो कांग्रेस इसमें जीती थी 208 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने जीती संविधान सभा की। उसी के साथ मुस्लिम लीग आपकी 73 सीटें जीती, और जो अन्य पार्टियाँ थी तो वो आपकी 15 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों ने जीती, और इस तरह से संविधान सभा का चुनाव जो है वो संपूर्ण हो गया। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया, किंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इनके बिना ही संविधान बनाने की बात कर। मुस्लिम लीग ने चुनाव में हिस्सा तो लिया, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ गए और उनके पक्ष में 73 सीटें आई और मुस्लिमों को आरक्षित सीटों की 87% सीटें उनके पक्ष में आई, तो अब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमारे वाले लोग जो है वो पाकिस्तान ही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया, इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, और उन्होंने कहा कि अब संविधान भी पाकिस्तान का होगा, संविधान सभा भी पाकिस्तान की होगी, और अब हम पाकिस्तान के साथ ही अपना वो रखेंगे। तो जब ये बात ब्रिटेन के पास पहुंची तो ब्रिटेन ने कहा कि आप संविधान सभा का गठन कीजिए, आप संविधान बनाने का काम कीजिए, अगर ये आते हैं तो इनका वेलकम है, ये नहीं आते हैं तो भीड़ कम है, मतलब इनके बिना ही आप संविधान सभा का काम शुरू कीजिए। कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने इस कैबिनेट मिशन का जो है स्वागत किया, उसको स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन 1946 में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने बम्बई स्थित आवास से घोषणा कर दी कि 16 अगस्त 1946 को हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई मतलब इसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम जमा होंगे और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से। कलकत्ता के राजा बाजार से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ सुबह 10 बजे के करीब ही लाखों की संख्या में जो है लोग इकट्ठा हो गए, और इसके बाद वहाँ पर जो है काफ़ी सारे दंगे भड़क गए, जिसमें बताते हैं कि काफ़ी हज़ार संख्या में लोगों की जानें गई थी और काफ़ी हज़ार संख्या में लोग जो इसमें घायल हुए। और इसी कार्रवाई दिवस को जो है हम द कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस उपलक्ष्य में हुई थी तो ये आपको पता लग गया। अब हम देखेंगे इससे आगे की कहानी अपनी अगले एपिसोड में। थैंक यू।